जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। दो देश 60 साल हो गए। एक देश में लोकतंत्र चल रहा है, दूसरे देश में भी लोकतंत्र चल रहा है, पर एक देश में लोकतंत्र लगातार चल रहा है और दूसरे देश में लोकतंत्र कभी रहता है, कभी खत्म होता है, फिर कभी रहता है, कभी खत्म होता है। और आज पाकिस्तान में लोकतंत्र खात्मे की ओर जाता दिखाई दे रहा है। जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष रहे, सीईओ रहे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। इस समय वो विदेश में हैं। उन्होंने अपनी पार्टी की घोषणा की है और उन्होंने ये कयास लगाया है कि पाकिस्तान में सेना दोबारा सत्ता पर काबिज हो सकती है। दरअसल सत्ता के ऊपर काबिज होना पाकिस्तान के हालात पर कम और अमेरिका की इच्छा के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। पाकिस्तान कश्मीर को एक नकाब की तरह इस्तेमाल कर रहा है और परवेज मुशर्रफ ने इस नकाब को हटा दिया है। परवेज मुशर्रफ का कहना है कि उन्होंने अपने शासनकाल में कश्मीर में आतंकवादी भेजने की योजना को बहुत अच्छी तरह से अंजाम दिया। उन्होंने उनकी ट्रेनिंग, उनके रिक्रूटमेंट और उनको सुरक्षित घुसाने का जितना अच्छा इंतजाम किया उतना पहले किसी की सरकार ने नहीं किया। और परवेज मुशर्रफ साहब का यह खुलासा पाकिस्तान की सरकार का वो खुलासा है जो पाकिस्तान की जनता को शायद थोड़ा शर्मसार कर रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जनता अब तक ये मानती रही कि कश्मीर के लोग ही कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। मुशर्रफ साहब को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पाकिस्तानी जनता को ये बताया कि कश्मीर की लड़ाई कश्मीरी कम और कश्मीरियों के नाम पर उनके भेजे हुए आतंकवादी ज्यादा कर रहे हैं। वहां की जनता जो चीज देख रही है वो ये कि पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। अमेरिका अगर मदद न करे तो पाकिस्तान कोलैप्स हो सकता है। पाकिस्तान में लोग अमेरिका को गाली भी देते हैं, अमेरिका की मदद भी लेते हैं। पाकिस्तान में कोई भी रैली अगर अमेरिका विरोध के नाम पर हो तो सबसे सफल रैली मानी जाती है। पाकिस्तान की अपनी अर्थव्यवस्था है ही नहीं। पाकिस्तान की जितनी बड़ी सड़कें आप देखते हैं, जितनी महंगी अच्छी कारें देखते हैं, जितनी शान शौकत आप देखते हैं, ये सब उधार की ली हुई है। पाकिस्तान का अवाम, पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के खेतीहर, किसान, मजदूर बहुत ही बेबसी, गरीबी और बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। जनता और सरकार पाकिस्तान में दो छोर पर हैं। वहां जनता को न रोजी मिल रही है और न रोटी। पर आप मुशर्रफ साहब, आपने सही खुलासा किया कि आप हिंदुस्तान में आतंकवादी भेजने की योजना जरूर बना रहे हैं, अपने लोगों को रोजी रोटी देने की योजना नहीं बना रहे हैं। और ये बात अब कश्मीर के लोग समझ गए हैं। पाकिस्तान का सरकारी तंत्र किसी तरह से किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है और ये हमारी चिंता का सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग हमारे अपने हैं और 60 साल पहले तक हम और पाकिस्तान के लोग दोनों एक ही देश के वासी थे। पाकिस्तान में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है और सैनिक तंत्र शासन पर अधिकार जमा सकता है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में आई बाढ़ ने पाकिस्तान की सरकार की पोल खोल दी। सरकार ने जनता की मदद करने की बजाय उन्हें उनकी बदहाली पर छोड़ दिया। खबर तो ये भी आई कि बाढ़ का रास्ता अमीरों के इलाके से गुजर रहा था, लेकिन बांध को काटकर इसे गरीब जनता की तरफ मोड़ दिया गया। नुकसान इतना हुआ जितना भारत में सुनामी से भी नहीं हुआ और सरकार के बचाव कार्य बिल्कुल ना के बराबर। जो धन राहत पर खर्च होना था उसे अधिकारी और सामंती वर्ग लूट रहे हैं। हाल के दिनों में आई बाढ़ ने पहले से ही कर्ज में डूबी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है।
बाढ़ग्रस्त इलाकों में अभी भी लाखों लोग दाने दाने के मोहताज हैं। देश का राजनीतिक तंत्र कितना जिम्मेदार है, इसका पता इस बात से लग जाता है कि जब लाखों लोग बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे थे तो राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी विदेश यात्रा पर थे। जरदारी ही क्या, राजनीतिज्ञों की पूरी जमात ही जनता की नजरों में पूरी तरह खारिज हो चुकी है। ऐसे में जनता अगर सरकार के विरोध में आ जाए तो इसमें इनका क्या कसूर है। वैसे भी पूरे पाकिस्तान में महंगाई आसमान से भी ऊपर जा रही है और बहुत सी जगहों पर रोटी और अनाज के लिए दंगे हो रहे हैं। आम आदमी परेशान है और उसकी बातें सुनी नहीं जा रही। जनता निराश है क्योंकि उनकी समस्याओं के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। ऐसे हालात हों तो तख्ता पलट हो भी जाए तो जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी पाकिस्तान में तख्ता पलट का पुराना इतिहास है। 63 साल के अस्तित्व में आधे से ज्यादा समय तक पाकिस्तान सैन्य शासन के अंतर्गत ही रहा है। 1958 में जब तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल अयूब खान ने पहली बार तख्ता पलट को अंजाम दिया तो पाकिस्तान के नए संविधान को लागू हुए बमुश्किल 2 साल ही हुए थे। 1971 में हिंसक संघर्ष के बाद देश के विभाजन के पश्चात 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में लोकतंत्र की वापसी हुई, लेकिन केवल 5 साल बाद सेना अध्यक्ष जियाउल हक ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। 1972 से लेकर 1988 तक देश में सैन्य शासन का दूसरा दौर चला। 1988 में जनरल जिया की मौत के बाद बेनजीर भुट्टो नई प्रधानमंत्री बनी। अगले 1 दशक तक पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था इसी तरह चलती रही। कभी भुट्टो तो कभी नवाज शरीफ देश के प्रधानमंत्री बनते रहे, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी रही। भारत के साथ करगिल की लड़ाई में मिली पराजय से जनता में निराशा बढ़ी और 1999 में सेना ने मौके का फायदा उठाते हुए एक बार फिर सत्ता अपने हाथों में ले ली। आज पाकिस्तान में एक बार फिर से फौज के आने की आहट सुनाई देने लगी है। खुद मुशर्रफ भी 1999 में नवाज शरीफ को सत्ता से बेदखल कर सैन्य शासन के मुखिया बने थे। अब वही मुशर्रफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक बार फिर सैनिक शासन का दौर शुरू होने वाला है। पाकिस्तान की आजादी के बाद या पाकिस्तान के बनने के बाद उसका पहला इम्तिहान अभी हाल में आई बाढ़ में हुआ। पाकिस्तान का प्रशासन पूरी तरह असफल रहा। न लोगों को मदद मिली, लोगों ने अपने आप अपनी मदद की। बाढ़ में जितना दुनिया से उनको फंड मिला, जितनी सहायता मिली, उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ। उसका इस्तेमाल पैसे वालों ने किया, गरीबों ने उसका इस्तेमाल बहुत कम किया। एंजेलिना जॉली और यूएनओ की मदद उन्हें मिली। आज सुबह हमने पाकिस्तान के लोगों से बातचीत की, चूंकि हमें आपके पास आना था। उन लोगों ने जो हमें कहा, आज की सारी कहानी पाकिस्तान के लोगों की आज ही सुबह बताई हुई बातों के आधार पर है। उन लोगों ने कहा कि हम अपने लोगों की क्या मदद करें, हमारे पास तो खुद ही कुछ नहीं है। पर उन्होंने इतना दर्द जरूर बताया, जो मैंने आपसे कहा, कि बाहर से जितनी मदद आई उसका पाकिस्तान में सही इस्तेमाल नहीं हुआ। पाकिस्तान में महंगाई का हाल आप जानते हैं, हमारे देश में भी महंगाई है, लेकिन हमारे देश में जितनी आमदनी है उससे महंगाई का रिश्ता और पाकिस्तान में जो आम लोगों की आमदनी है, औसत आमदनी या तनख्वाह, उसका रिश्ता, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान में इस समय मीट, वहां लोग मीट बहुत खाते हैं, 500 रुपए किलो है। दूध 55 से 60 रुपए किलो है। आटा 40 से 45 रुपए किलो है। घी तेल 130 रुपए के आसपास है। दालें 120 रुपए किलो के आसपास हैं, लगभग सभी दालें। मैंने जब पाकिस्तान में अपने दोस्तों से पूछा तो फिर वहां सस्ता क्या है, आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सस्ता यहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंसान सस्ता है। उसकी कीमत कुछ नहीं है इंसान की। जब उन्होंने ये कहा पाकिस्तान के साथियों ने, मुझे लगा कि ये वाक्य मेरे कलेजे में सीधे जाके लगा है। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, नौजवानों में असंतोष है, वहां आबादी ज्यादा है, रोजगार नहीं के बराबर है। शिक्षा की हालत इतनी खराब है कि शहरों में तो शिक्षा संस्थाएं हैं, काम कर रही हैं। जो पाकिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा आज़ादी से पहले
शिक्षा के लिए बहुत मशहूर था, लेकिन अब शहरों में शिक्षा के केंद्र हैं। लड़कियां 12वीं के बाद नहीं पढ़ पाती। जो लड़के पढ़ लेते हैं वो लोग पाकिस्तान में नहीं रहते, ज़्यादातर अमेरिका चले जाते हैं। और जैसा मैंने कहा, लड़कियां 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। दहशतगर्द भी, जो पाकिस्तान में आतंकवादी हैं, वो भी लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने देना चाहते। कभी ड्रेस कोड, कभी ये कभी वो, माता पिता लड़कियों को डरकर अपने घर में बैठा लेते हैं। हमारे संपर्क में जो हमारे दोस्त पाकिस्तान जाते हैं, वो जब वहाँ से लौट के आते हैं, वो यही बताते हैं कि क्या लड़के और क्या लड़कियां, क्या उनमें उत्साह, क्या सपने, क्या कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश। लेकिन पाकिस्तान का ये जो जकड़न, पाकिस्तान में आतंकवादियों का दबाव और वहाँ का छिन्न भिन्न एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ब्रेक के बाद बताएंगे कि पाकिस्तान की सरकार का एजेंडा आखिर है क्या। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में सरकार और जनता आमने सामने है। आमने सामने कहना शायद ज्यादा आशावादिता है। पाकिस्तान में जनता सरकार से निराश है पूरी तौर पर, क्योंकि लोकतंत्र का इतना मखौल वहां की तथाकथित लोकतांत्रिक सरकार ने या पिछली सरकारों ने उड़ाया है कि अब जनता लोकतंत्र के ही खिलाफ होने लगी है। उन्हें मुशर्रफ का राज्य ज्यादा अच्छा लगता है। वो दुआएं करने लगे हैं कि जनरल कयानी पाकिस्तान में आए और सत्ता को संभाल लें, क्योंकि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, इतनी ज्यादा महंगाई है, इतनी ज्यादा परेशानी है कि लोग त्राही मांगने लगे हैं। कराची हो या लाहौर या फिर क्वेटा, पाकिस्तान के शहरों में लोगों को ये डर लगा होता है कि पता नहीं कब कहां बम धमाका हो जाए। वो दिन भी खत्म हो गए जब पाकिस्तान की सरकार हर बम धमाके के लिए विदेशी ताकतों को जिम्मेदार बताकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो लेते थे। आज पाकिस्तान की जनता को ये अच्छी तरह से पता चल गया है कि बम धमाके करने वाले विदेश से नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही हैं, जो सरकार के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। किसी दूसरे मुल्क की तरह पाकिस्तान की जनता अमन चाहती है, लेकिन वो भारत के साथ भी दोस्ती करना चाहती है। लेकिन सरकार की मंशा कुछ और ही है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए बजट का ज्यादातर पैसा सेना और सैनिक ऑपरेशन में लगा देती है। पाकिस्तान की जनता के जिस पैसे को किसानों के लिए पानी, स्कूल, कॉलेज, उद्योग और मूलभूत सेवाओं पर खर्च करना चाहिए था, उससे हथियार खरीदे जाते हैं और सैनिक इलाकों को चमकाने में खर्च किया जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि लोगों को जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। पाकिस्तान का एक बड़ा इलाका रेगिस्तानी है, बंजर जमीन है। कुछ ऐसे बंजर इलाके भी हैं जहां रेत नहीं है, पहाड़ हैं। इन इलाकों में पानी की समस्या है। औरतें 5 से 10 मील दूर हर रोज पानी लाने जाती हैं। कबीलाई इलाकों की औरतों की आधी जिंदगी एक बाल्टी पानी लाने में ही गुजर जाती है। ग्रामीण इलाकों में बहुत ही कम लोगों तक नल का पानी पहुंचा है और महिलाओं की साक्षरता की दर बहुत ही कम है। पानी की निरंतर खराब होती व्यवस्था के कारण काफी सारी जमीन उजाड़ हो चुकी है, जिसे लेकर भी असंतोष है। प्रशासनिक हिसाब से भी बलूचिस्तान की हालत सबसे ज्यादा खराब है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का इलाका भी बलूचिस्तान की तरह गरीब है। इन दोनों इलाकों में अभी भी कई लोग अपना जीवन चोरी डकैती कर चलाते हैं। सरकार की पहुंच इन इलाकों में नहीं है, पुलिस भी नहीं है। सरकारी अधिकारी कहते हैं कि इन इलाकों के विकास के लिए संसाधन नहीं है। दूसरी समस्या ये है कि जनता से जुड़े सवालों को उठाने वाला वहाँ से न तो कोई नेता है और न ही संगठन। इस कमी को पूरा करने के लिए न तो कोई कुशल प्रशासन है और न ही ऐसे राजनेता जो प्रांत को पाकिस्तान की मुख्य धारा से जोड़ सके। युवा पीढ़ी बेरोजगार है, निराश है, वो नेतृत्व विहीन हो चुकी है। ऐसे में कट्टरवादी संगठनों का बोलबाला होना भी स्वाभाविक है। गरीबी और बेरोजगारी की वजह से इन संगठनों को बड़ी आसानी से सदस्य मिल जाते हैं। आज से कुछ साल पहले ये संगठन कश्मीर के नाम पर भारत के खिलाफ बंदूक उठाते थे, लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार ही निशाने पर आ गई है। बंदूक उठाने वाले कोई अनपढ़ और कबायली नहीं है।
इनमें यूनिवर्सिटी के छात्र, डॉक्टर्स, इंजीनियर, अमीर घरों के बच्चे और वकील आदि हैं। ये लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, साथ ही नई टेक्नोलॉजी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार को इंटरनेट की 50 से भी ज्यादा वेबसाइट को बंद करने का हुक्म देना पड़ता है। पाकिस्तान की प्रजातांत्रिक सरकार पाकिस्तान की जनता के लिए बेईमानी हो गई है। जनता को लगता है कि उनकी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार न तो कोई कदम लेती है और न ही उससे निपटने का उनके पास कोई जज्बा बचा है। ये बड़े अफसोस की बात है कि जनता की कहीं कोई हस्ती, जनता की कहीं कोई आवाज पाकिस्तान में है ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे पूरे पाकिस्तान को, पूरे देश को असफल करने की साजिश वहां के राजनीतिज्ञ रच रहे हैं और इसमें सारी राजनीति शामिल हैं। जनता किसी को भी अच्छा और किसी को भी बुरा नहीं कह रही, वो सबको एक समान देख रही है। आतंकवाद पाकिस्तान को लील रहा है। पाकिस्तान सरकार क्या कर रही है, इसका अगर नज़ारा देखना हो तो आपको पाकिस्तान ज़रूर जाना चाहिए। मुझे पता नहीं पाकिस्तान कितने लोगों को आने की इजाज़त देगा, लेकिन पाकिस्तान जाना चाहिए और तब आप देखेंगे कि पाकिस्तान में इस समय सेना को लेकर के किस कदर खुशियां, सेना की बात कीजिए, लोग खुशी से झूम उठते हैं। और क्यों? और वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है, जो करीब 55-50 साल से ऊपर के लोग हैं, वो तो ये मानते हैं कि सेना के आने से हालत खराब होगी, लेकिन जो नौजवान तबका है वो सेना का वेलकम कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि इन भ्रष्ट राजनीतिज्ञों से सेना ज्यादा सही होगी, कितनी भी खराब होगी लेकिन इनसे तो बेहतर होगी। पर पाकिस्तान की जिंदगी में सेना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी आपको बताएं कि सेना आती है तो कुछ चेहरों पर खुशियां लाती है, लेकिन ज्यादातर लोगों के जिंदगी में खुशी की जगह जहर लाती है। ब्रेक के बाद बताएंगे कि सैनिक शासन में कौन आराम से रहता है और कौन परेशान रहता है। बस एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के बारे में हम क्या जानते हैं? पाकिस्तान को दरअसल हम जानते हैं तालिबान की वजह से, और पाकिस्तान को हम जानते हैं आतंकवाद के हवाले से। पर हमें कोई ये नहीं बताता कि वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है। हिंदुस्तान की तरह पाकिस्तानी अखबारों और टीवी चैनलों के लिए आतंकवाद और तालिबान सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम बन चुका है। यही वजह है कि अक्सर पाकिस्तान के बारे में हमारी जानकारी तालिबान और आतंकवाद से आगे नहीं बढ़ पाती। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में आतंक के अलावा भी बहुत कुछ होता है। पाकिस्तान में सैनिक शासन से अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो है पाकिस्तान के किसान। बंटवारे के बाद 50 और 60 के दशक में पूरे पाकिस्तान में और खासकर पंजाब में हजारों एकड़ जमीन स्टड फर्म के नाम पर फौज को अलॉट की गई, ताकि वे अपनी जरूरत के हिसाब से घोड़ों की अच्छी नस्ल पैदा कर सकें। फौज के अफसरों ने ये जमीन खेती के लिए किराए पर देनी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि जो गरीब किसान सरकारी जमीन पर पिछले 100 सालों से खेती करते चले आ रहे थे, इन नई जमीन मालिकों के किराएदार बन गए। फौज ने अपना फायदा देखते हुए ये सारी जमीन मिलिट्री फार्म एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकार में दे दी और अब हाल ये है कि पूरे गांव के गांव इस एसोसिएशन के कंट्रोल में है। इन इलाकों में स्कूल और हॉस्पिटल तो दूर की बात, मरने वालों के लिए कब्रिस्तान की भी जगह नहीं है। ये पूरी तौर से फौज की छत्र छाया में है। सन 1985 में जनरल जिया के जमाने में फौज के बड़े अफसरों ने एक नया जाल फेंका और खेतों में काम करने वाले इन किसानों को लीज पर जमीन देनी शुरू कर दी। साल 2000 में जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में एक बार फिर किसानों को जमीन लीज पर लेने का झांसा दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। यहाँ से इन जमीन पर काम कर रहे किसानों का झगड़ा शुरू हुआ। हालत ये है कि एक जायजे के मुताबिक 68,000 एकड़ खेतीहर जमीन सिर्फ पंजाब में मिलिट्री फर्म, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और पंजाब सीड कॉरपोरेशन के अंतर्गत है। सबसे दुखद पहलू ये है कि पाकिस्तान की दो सबसे बड़ी पार्टियों पीपीपी और पीएमएल ने भी अपनी सरकारों के जमाने में इस मसले पर कुछ नहीं किया। किसानों का ये आंदोलन पूरी तौर पर किसान लीडर ही चला रहे हैं।
कुछ महीने पहले पाकिस्तान के पंजाब में किसानों का आंदोलन हुआ था। 15,000 आंदोलनकारियों में 5,000 किसान महिलाएं भी थी। ये अपनी जमीन को वापस लौटाने की मांग कर रहे थे। पाकिस्तान में आतंकवादियों की ताकत और फंडामेंटलिस्ट की ताकत बहुत बढ़ गई है। वो डिक्टेट कर रहे हैं। अल जवाहिरी ने तो बयान दे दिया है कि पाकिस्तान की सरकार को गिरा देना चाहिए, और यही वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान में ऐसी सरकार चाहता है जो उसके वार अगेंस्ट टेररिज्म में मदद कर सके। इस सरकार से उसकी अपेक्षा थी कि मौजूदा पाकिस्तान की सरकार, जरदारी की सरकार, इस लड़ाई में अमेरिका का साथ देगी और अमेरिकी सैनिकों की जगह पाकिस्तानी सिपाही आतंकवादियों से लड़ाई लड़ेंगे। जरदारी की सरकार इसको पूरा नहीं कर पाई। आतंकवादियों ने अफगानिस्तान की सप्लाई लाइन काट दी है और अफगानिस्तान जाने के लिए अमेरिका के पास कोई दूसरा सेफ रास्ता नहीं है। एक तरफ पहाड़ हैं और बाकी तरफ ईरान है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का रास्ता है जहां से वो अपने सिपाहियों को मदद पहुंचा सकता है। वो मदद नहीं जा पा रही है और अमेरिका चाहता है कि ये जल्दी से जल्दी हो, और अगर सरकार ने अगले कुछ दिनों में इस सप्लाई लाइन को बहाल नहीं किया, जरदारी साहब की सरकार ने, तो आप निश्चित माने अमेरिका पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार को अनुमति चलने की नहीं देगा, बल्कि वो चाहेगा कि जनरल कयानी आए और इस सप्लाई लाइन को बहाल करें। राष्ट्रपति जनता की सरकार में गिर गए हैं, और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैंने जितने लोगों से बात की सब आज भी खुलेआम वहां मिस्टर 10% की बात मजाक में नहीं कहते हैं, सीरियसली कहते हैं। सरकारी अधिकारी सरकार की बात नहीं मानते हैं। सेना सरकार को नीचा समझती है। आईएसआई न सेना के कंट्रोल में है और न सरकार के कंट्रोल में है। आईएसआई का विरोध अमेरिका की सीआईए कर रही है। पाकिस्तान की सरकार अब अपनी खुफिया सूचनाओं के लिए आईएसआई पर भरोसा कम और सीआईए के ऊपर भरोसा ज्यादा करती है। इसे हम क्या कहें? क्या हम इसे एडमिनिस्ट्रेटिव अनार्की कह सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव अनार्की पाकिस्तान में दिखाई दे रही है। भारत से गए हुए मुसलमान, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार और राजस्थान से गए हुए मुसलमान पाकिस्तान में मुहाजिर कहलाते हैं। अब भी उन्हें वहां सम्मान नहीं मिला है। 60 साल हो गए उन्हें पाकिस्तान में। एक पीढ़ी मर गई, दूसरी पीढ़ी जवान हो रही है, लेकिन वो वहां पर बाहरी माने जाते हैं। उन्हें मुहाजिर कहते हैं। उनकी कोई इज्जत पाकिस्तान में नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमानों को एक बार पाकिस्तान नए सिरे से जाना चाहिए और अपने गए हुए पूर्वजों की हालत को ध्यान से देखना चाहिए। तब उन्हें समझ में आएगा कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र और पाकिस्तान के लोकतंत्र का फर्क क्या है। जो हिंदुस्तान से मुसलमान जाता है पाकिस्तान में मिलने के लिए, उससे वहां कायदे आजम मांगा जाता है खुलेआम। जब पुलिस में थाने में रिपोर्ट करने के लिए वो जाता है कि मैं आमद लिखाने के लिए, तो कहते हैं कायदे आजम लाओ। कायदे आजम का मतलब 500 रुपए का नोट जिसके ऊपर कायदे आजम जिन्ना साहब की तस्वीर छपी है, आम है पाकिस्तान में। और आप में से बहुत सारे लोग इसको खुद महसूस कर चुके होंगे। ये सारी बात, ये सारा दर्द सिर्फ पाकिस्तान का दर्द नहीं है, ये हमारा भी दर्द है, क्योंकि वो हमारे भाई थे। और मुशर्रफ के बयान ने इस दर्द के ऊपर, इस घाव के ऊपर नमक छिड़का है। हमें चाहिए कि हम अपने को संभालें। इस देश की जनता लोकतंत्र के लिए खड़ी है। अगर हम लोकतंत्र के लिए खड़े रहेंगे तो पाकिस्तान में भी लोकतंत्र के लिए लड़ने वाली शक्तियां, ताकतें मजबूत होंगी। सच कहना यानी दो टूक कहना। जय हिंद।